सुमित तिवारी में। मैं सुमित तिवारी आज आप सभी को कक्षा 10 के फिजिक्स का पहला चैप्टर यानी कि जिसका नाम है प्रकाश के बारे में आपको बताऊंगा, प्रकाश के परावर्तन के बारे में आपको बताऊंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए देखते हैं कि प्रकाश क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रकाश। इसमें हम परावर्तन और अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रकाश का मतलब होता है लाइट, और परावर्तन को इंग्लिश में रिफ्लेक्शन बोलते हैं और अपवर्तन को इंग्लिश में रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो आज हमको लाइट और रिफ्लेक्शन के बारे में डिस्कस करना है। तो यानी कि प्रकाश क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ प्रकाश क्या है। प्रकाश वह माध्यम है, यानी कि प्रकाश वह माध्यम है जिसके उपस्थिति में हम वस्तुओं को देखते हैं, या आप कह सकते हैं कि प्रकाश वह कारक है, यानी कि प्रकाश वह कारक है जिसके उपस्थिति में हम वस्तुओं को देखते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट आपको मैं बताऊंगा कि प्रकाश के दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो भाग। पहला होता है किरण प्रकाश की, दूसरा होता है तरंग प्रकाश की। किरण प्रकाश की को इंग्लिश में हम रे ऑप्टिक्स बोलते हैं और तरंग प्रकाश की को इंग्लिश में हम वेव ऑप्टिक्स बोलते हैं। अब डिस्कस ये होगा कि भाई किरण क्या है और तरंग क्या है। तो स्टूडेंट्स, यदि कण सीधी रेखा में गमन करे, यदि कण सीधी रेखा में गमन करे तो यह आपका किरण कहलाता है। लेकिन यही कण अगर ऐसे रेखा में, मतलब टेढ़े मेढ़े रेखा में ऊपर नीचे की ओर गमन करे तो ये आपका तरंग कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, जैसे कि अगर कोई तालाब है और तालाब में हम थोड़ा सा एक छोटा सा पत्थर मारते हैं तो क्या होता है, उसका जो पानी होता है कुछ इस टाइप का ऐसे करते हुए, मतलब कि ऐसे टेढ़े मेढ़े है, मतलब कि ऊपर नीचे की ओर ऐसे गमन करता है आगे की ओर, तो यही आपका तरंग कहलाता है। ठीक है, अब मतलब ये दोनों जो है कुछ आगे के लेवल के लिए, इंटरमीडिएट लेवल के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कक्षा 10 के लेवल के लिए है, लेकिन जानकारी के तौर पे आपको पता होना चाहिए। अब इसके कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे कि प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। जी हाँ, प्रकाश जो होता है वो सरल रेखा में गति करता है। सरल रेखा का क्या मतलब होता है? सरल रेखा का ये मतलब होता है कि एक सीधी रेखा यानी कि रिज रेखी रेखा हम कह सकते हैं, रिज रेखीय रेखा। ठीक है, तो प्रकाश एक सरल रेखा में क्या करता है? गति करता है। अच्छा, कैसे आप सिद्ध करेंगे कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गति करता है? तो इसका एक शॉर्टकट तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि परछाई का बनना, यानी परछाई का बनना ही सिद्ध करता है कि प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है। क्यों? क्योंकि अगर प्रकाश टेढ़ी मेढ़ी रेखा में गति करता तो परछाई नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? जैसे ये मैंने एक मार्कर लिया है, क्या लिया? मार्कर। इसका कहीं ना कहीं आप देखेंगे पीछे बोर्ड पर इसका परछाई बन रहा, शैडो बन रहा। अगर प्रकाश टेढ़ी मेढ़ी रेखा में गमन करता तो वो प्रकाश यहाँ जो इस पे टकरा रहा है वो इसमें ना टकराता, वो क्या करता? टकराने के पश्चात क्या होता? वो कुछ ऐसे आ जाता, कुछ ऐसे, कुछ इस तरफ से निकल जाता। तो चारों तरफ से प्रकाश टेढ़ी मेढ़ी रेखा से निकल जाता है गमन करके, तो ये परछाई नहीं बनता। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि परछाई का बनना ही सिद्ध करता है कि प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है। नेक्स्ट, प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। कहां से कहां तक? 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच। ठीक है, अब ये जानेंगे कि भाई तरंग दैर्घ्य क्या होता है। तो आइए देखते हैं कि तरंग दैर्घ्य क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको तरंग के बारे में बताया, यदि कण ऊपर नीचे की ओर एक सीधी रेखा, मतलब ऊपर नीचे की ओर आगे की ओर बढ़े तो ये आपका तरंग कहलाता है। लेकिन क्या ये सही है? ये परिभाषा सही है? देखो इसमें क्या होता है कि एक को बोलते हैं श्रृंग और एक को बोलते हैं गर्त। ये होता है श्रृंग, ये होता है गर्त। ये श्रृंग, ये गर्त, मतलब जो ऊपर होगा वो आपका कहलाएगा क्या? श्रृंग। ठीक है, और जो नीचे होगा वो आपका कहलाएगा गर्त। यानी कि जो तरंग होता है वो श्रृंग और गर्त के रूप में आगे बढ़ता है। अब चर्चा करेंगे कि तरंग दैर्घ्य क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बीच जो अंतराल होता
होता है, मतलब यहाँ देखिए इन दोनों के बीच कुछ गैप होगा, इसके बीच भी कुछ गैप होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक इसके बीच भी कुछ अंतर होगा। तो ये जो तरंग जो हमारा गति करता है कुछ ऐसे भी तो कर सकता है, ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है। तो इसके बीच जो अंतर होता है, इसके बीच जो अंतर होता है वही अंतर हमारा जो कहलाता है तरंग दैर्घ्य कहलाता है। क्या कहलाता है? तरंग दैर्घ्य। और इसको हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। किससे? लैम्डा को, तरंग दैर्घ्य को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इसका जो तरंग दैर्घ्य होता है ना वो 3900 एंगस्ट्रॉम से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होगा। जी हाँ। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है प्रकाश की प्रकृति। जैसे कि कुछ लाइट है, लाइट के कुछ नेचर होंगे, कुछ प्रकृति होंगे, और उन्हीं प्रकृति के बारे में हमारे कुछ साइंटिस्ट ने बताया, कुछ वैज्ञानिकों ने कुछ राय सलाह कुछ बताया। उन्होंने क्या बताया? आइंस्टीन के अनुसार क्या माना गया कि आइंस्टीन ने क्या बताया कि प्रकाश तीव्र गति से, तीव्र गति का मतलब होता है तेजी से, प्रकाश तीव्र गति से चलने वाले ऊर्जा के छोटे छोटे गुच्छे का समूह है। किसका? ऊर्जा का। मतलब इन्होंने बताया कि प्रकाश तीव्र गति से चलने वाले ऊर्जा के छोटे छोटे गुच्छों का समूह है, जिन्हें हम फोटॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटॉन। अब डिस्कस ये करेंगे भाई, चलो ठीक है, इन्होंने बताया, लेकिन ये प्रकाश में ऊर्जा कहां से आ गया भाई? कि ऊर्जा क्या है? ऊर्जा भाई काम करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, यानी कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। चलो ठीक है, मैंने मान लिया जैसे कि माचिस का मैच बॉक्स होता है, उसमें कई सारे कैंडल होते हैं, कई सारे मतलब तीलियां होती हैं, और वो एक बंडल के समूह में होती है, गुच्छे के टाइप में होती है। तो मैंने उसको मान लिया कि इसको फोटॉन कहेंगे। लेकिन ये ऊर्जा शब्द आया ना, इसमें चलने वाले ऊर्जा के छोटे जो छोटे गुच्छे का समूह है। तो ये ऊर्जा कहां से आया? प्रकाश कार्य कैसे करेगा? तो भाई किसी वस्तु के द्वारा कार्य करने की क्षमता ही प्रकाश, मतलब किसी वस्तु के द्वारा कार्य करने की क्षमता ही ऊर्जा कहलाता है। अब ये प्रकाश कार्य कैसे करेगा? तो देखो कैसे कार्य करेगा। आप देखते हैं सोलर पैनल होता है, सोलर पैनल पे जब प्रकाश की किरण पड़ती है तो उस पे सोलर पैनल पे आप देखेंगे सिलिकॉन की कुछ पट्टियां होती हैं। क्या होती है? सिलिकॉन की कुछ पट्टियां होती हैं। तो जैसे कि प्रकाश की किरण सोलर पैनल पर पड़ता है तो सिलिकॉन की पट्टियों के कारण इसमें से इलेक्ट्रॉन अलग हो जाता है। इलेक्ट्रॉन जब अलग हो जाता है तो वही इलेक्ट्रॉन हमारा जो है विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। जब विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है तो हम उससे क्या करते हैं? फैन, बल्ब और कूलर कुछ भी हम यूज कर सकते हैं, यानी कि जला सकते हैं, चला सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि प्रकाश भी कार्य करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हाइजेंस। हाइजेंस ने क्या बताया कि प्रकाश एक तरंग है। उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि प्रकाश एक प्रकार का तरंग है। तो हाइजेंस के अनुसार ये जाना गया। नेक्स्ट हमारे न्यूटन साहब आए। कौन आया? न्यूटन। तो न्यूटन एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने लगभग विज्ञान के हर एक क्षेत्र में कुछ न कुछ बताया, इनका कुछ न कुछ योगदान है हर एक क्षेत्र में फिजिक्स के। तो न्यूटन साहब ने क्या बताया? इन्होंने बताया कि प्रकाश तीव्र वेग से, यानी कि प्रकाश तीव्र वेग से चलने वाले छोटे छोटे कणिकाओं का समूह है, यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स का समूह है। इन्होंने ये बताया कि जो प्रकाश होता है वो तीव्र वेग से चलने वाले छोटे छोटे कणिकाओं यानी छोटे छोटे कणों का एक समूह होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो आता है कि प्रकाश की चाल कितनी होती है। भाई जैसा कि आप जानते हैं कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में नियर अबाउट यानी कि लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड का ही समय लगता है। सुबह होती है, हम देखते हैं जो प्रकाश हमारे यहाँ पृथ्वी पे आती है वो लगभग 8 मिनट 20 सेकंड में पृथ्वी पे पहुंच जाती है। यानी कि अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 500 मिनट का ही समय लगता है। तो इसकी कुछ चालें होंगी, वो किस चाल से चलती है तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इसको इरेज करते हैं। तो अब डिस्कस करेंगे हम प्रकाश की चाल पर, यानी कि प्रकाश की चाल कितनी होती है। प्रकाश की चाल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट। तो ये जो प्रकाश की चाल होती है कितनी होती है? तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट, जैसे कि निर्वात होता है ना, तो निर्वात में
की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल। कहने का मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होगी? निर्वात का मतलब होता है जहां वात ना हो, वात का मतलब होता है जहां पे हवा ना हो, यानी कि जहां पे वायु ना हो, उसे निर्वात कहते हैं। तो भाई अगर वायु नहीं होगा तो निश्चित रूप में वहां पे प्रकाश की चाल अधिक होगी। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। जी हाँ, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब नेक्स्ट चर्चा करेंगे हम कि जल, यानी कि जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है। जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो जल में जो प्रकाश की चाल होती है वो होती है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। जी हाँ, ये तो जल में प्रकाश की चाल हो गई। नेक्स्ट जो तीसरा टॉपिक है हमारा, यानी कि कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी। कांच, तो कांच में जो प्रकाश की चाल होती है, यानी कि कांच में प्रकाश की चाल, तो कांच में प्रकाश की चाल होती है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। डियर स्टूडेंट्स, इन तीनों में से सबको तो पता होता है निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग हर एक स्टूडेंट जानते हैं, लेकिन जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है कुछ ही लोगों को पता होता है, और कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है तो लगभग बहुत ही अगर जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे उन्हीं को पता होता है। सबसे ज्यादा कंपटीशन में यानी कि पॉलिटेक्निक में पूछा जाता है जल में प्रकाश की चाल, और कांच में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो आप इसको याद कर लीजिए। एक और याद कर लीजिएगा, चौथा पॉइंट, यानी कि सूर्य से पृथ्वी तक, मतलब सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश को आने में, प्रकाश की किरण को आने में लगभग आपको मैं बता दूं 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है, यानी कि नियर अबाउट आप कह सकते हैं 500 मिनट। कितना? 500 मिनट का समय लगता है। कब? जब प्रकाश की किरण सूर्य से पृथ्वी पर आएगी। ठीक है, कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ठीक है, तो इसको इरेज करें, फिर आपको हम बताते हैं कि प्रकाश का परावर्तन कितना होता है। अब जो हमारा टॉपिक है वो है प्रकाश का परावर्तन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। प्रकाश का परावर्तन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन शब्द का क्या मतलब होता है? रिफ्लेक्शन शब्द का क्या मतलब होता है? रिफ्लेक्शन शब्द का मतलब होता है रिफ्लेक्ट हो जाना। रिफ्लेक्ट हो जाने का मतलब अगर कोई भी वस्तु, यानी जैसे कि हम बॉल लेते हैं और बॉल को हम दीवार पे क्या करते हैं? टकराते हैं, तो दीवार से टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आएगी। तो वापस लौटने की ही क्रिया को क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। उसी प्रकार से स्टूडेंट्स प्रकाश का भी कुछ यही क्रिया होता है। कैसे? आइए मैं आपको बताता हूँ कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। परावर्तन का मतलब आप समझ गए। अब प्रकाश का परावर्तन कैसे होगा? तो आपको प्रकाश का परावर्तन अगर पूछा जाता है तो आप क्या उत्तर देंगे कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकने तल या सतह से टकराती है तो टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट आती है। प्रकाश के इस वापस लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जी हाँ, क्या? एक बार फिर से रिवाइज करता हूं कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकने तल या सतह से टकराता है तो टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट आता है। प्रकाश के इस वापस लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी इसमें फिक्स हो गया कि प्रकाश किसी चिकने सतह से टकराएगा और जैसे टकराएगा वो उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा, और यही जो वापस लौटने की क्रिया होगी इसी को हम परावर्तन कहेंगे।
ये एक सतह है, इसको हम परावर्तक तल बोल सकते हैं। ये चिकना सतह है, एक तरफ एकदम चिकना, दूसरी तरफ पेंटेड है। ठीक, अब क्या होगा, इसको मैं क्या मानूंगा, तो इसको मैं मानूंगा परावर्तक तल, परावर्तक तल मान सकता हूं। अब प्रकाश की किरण ऐसे आई और जैसे इस परावर्तक तल से यानी चिकने सतह से टकराई, तो टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट गई। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, परावर्तन कहेंगे। अब इसका नियम हमें जानना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पे एक अभिलंब ड्रा करेंगे। एक अभिलंब मैंने खींच दिया। अभिलंब का मतलब होता है कि लंब डाला, यानी कि परावर्तक तल पे खींचा गया लंब ही अभिलंब कहलाता है। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, तो इसको हम कहेंगे अभिलंब। क्या कहेंगे, वो होता है अभिलंब। ठीक है, अब ये आ रही है किरण, ये वाली जो किरण है वो आ रही है, यानी कि इसको आप O मान सकते हैं, इसको A मान सकते हैं और इसको आप B मान सकते हैं। ठीक है, AO जो है वो आने वाली प्रकाश की किरण है। देखिए, आने वाली प्रकाश की किरण है, इसलिए इसको हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं आपतित किरण। क्या बोलेंगे, आपतित किरण। आपतित किरण का मतलब होता है आती हुई प्रतीत होने वाली किरण, यानी कि प्रकाश किरण आ रही है, इसलिए इसको आपतित किरण बोलेंगे। ठीक है, आपतित, इसको हम बोल सकते हैं इंसिडेंट रे, इंग्लिश में बोलेंगे इंसिडेंट रे। ठीक, इंसिडेंट का मतलब आपतित होता है, रे का मतलब किरण। अब ये जा रही है किरण, मतलब देखिए टकराने के पश्चात जा रही है उसी माध्यम में, तो जाने वाली किरण है, यानी कि परावर्तित किरण है। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ठीक है, परावर्तित किरण, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन एंगल, सॉरी रिफ्लेक्शन रे, रिफ्लेक्शन रे। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट चर्चा क्या करेंगे, यह अभिलंब है और यह आपतित किरण है, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण, इसके बीच कुछ कोण बनेगा जिसको हम बोलेंगे क्या, आपतन कोण। क्या बोलेंगे, आपतन कोण, यानी कि इंसिडेंट एंगल बोल सकते हैं आप इसको। अंग्रेजी में एंगल आई से प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि इंसिडेंट एंगल का जो पहला लेटर होगा वो आई होगा, इसलिए एंगल आई से प्रदर्शित करेंगे। अब अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनेगा, यानी कि इसके बीच जो कोण बनेगा वो परावर्तन कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा परावर्तन कोण। अब परावर्तन कोण को हम एंगल R से प्रदर्शित करते हैं, क्यों, क्योंकि इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन एंगल। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन एंगल। ठीक है, तो एंगल आई हो गया और ये एंगल R हो गया। एक चीज ध्यान देना है, ये अभिलंब है, इसलिए इसके बीच जितना कोण बनेगा उतना कोण इसके बीच भी बनेगा। अब आते हैं कि परावर्तन का नियम क्या था, तो परावर्तन का जो पहला नियम था वो ये था, क्या था, ध्यान से सुनिएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा परावर्तक तल पे खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। ये पहला नियम था। क्या था कि आपतित किरण कामा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। कहने का मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा ये जो आपका आपतन बिंदु है, इसमें जो खींचा गया अभिलंब है, तीनों एक ही बिंदु पर होंगे, यानी कि होते हैं। ठीक है, और दूसरा जो नियम था वो ये था कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्या, आपतन कोण मतलब
एंगल आई वो किसके बराबर होता है? वो होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण यानी कि एंगल आर के बराबर होता है। ये था यानी कि प्रकाश के परावर्तन का नियम। बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा कि प्रकाश का परावर्तन क्या है और प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है। तो आइए एक बार मैं फिर से रिवाइज करता हूँ कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकने तल या सतह से टकराता है तो टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश के वापस लौटने की इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अब प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है? तो पहला नियम ये था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे खींचा गया अभिलंब, ये जो अभिलंब खींचा गया है, तीनों एक ही बिंदु पे होते हैं। दूसरा नियम क्या था? तो दूसरा नियम ये था कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है, यानी एंगल आई जो होता है एंगल आर के बराबर होता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, ये तो मैंने आज आपको बताया कि प्रकाश और प्रकाश के परावर्तन के बारे में। आगे का जो टॉपिक हमारा होगा, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आगे का जो हमारा टॉपिक होगा वो ये है कि प्रतिबिंब क्या होता है, दर्पण क्या होता है, दर्पण के प्रकार क्या होते हैं और दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है। ठीक है, और परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो पे हम मिलेंगे आपके साथ, तो आप बने रहिए हमारे वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद।